Jai Hind friends, let's start. In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। बट जितना मैंने पढ़ा है तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज द आंसर। अभी इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या इंट्रोड्यूस किया था? नाइन्थ शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया था। नाइन्थ शेड्यूल के बारे में हमें 2 बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अभी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये हुआ था 2002 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? तो आर्टिकल 21 सब क्लॉज 1 जो कि राइट टू एजुकेशन है बिटवीन द एज ग्रुप्स 6 से लेके 14 ईयर, इसे ऐड कर दिया था, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज 11th फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दिया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कब इंट्रोड्यूस की थी? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। और 86 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? तो ये राइट टू एजुकेशन रिलेटेड ही है। और डीपीएसपी एक ऐड किया था आर्टिकल 45, वो भी राइट टू एजुकेशन मतलब एजुकेशन से ही रिलेटेड है। अभी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को डिटेल देखेंगे, उसके बाद 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो पहला है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसे 1976 जिसे ही क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या हुआ था? देखो क्वेश्चन पूछा गया था हमें डीपीएसपी के बारे में। 4 डीपीएसपी दिए थे और कौन सा डीपीएसपी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस किया था, ये क्वेश्चन हमें 2013 में पूछा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ऐड 4 डीपीएसपीज, ठीक है। कौन कौन से डीपीएसपीज है? तो आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए। आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए में क्या मेंशन किया था उन्होंने? प्रमोट करना है इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल हेल्प टू पुअर पीपल। उसके बाद आर्टिकल 43 सब क्लॉज ए, यहां पर मेंशन किया था कि स्टेप्स लेंगे जो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स है ना, ओके, उनका जो भी राइट्स है, ओके, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल 48 सब क्लॉज ए, यहाँ पर उन्होंने प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट, ठीक है। एंड आर्टिकल 39 सब क्लॉज एफ में उन्होंने कहा था जो चिल्ड्रंस है उन्हें अपॉर्चुनिटीज देंगे एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे टू डेवलप दियर हेल्थ, ठीक है। तो ये याद रखना। अभी एक और कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तक कभी पूछा नहीं है, ठीक है। 7th शेड्यूल में भी काफी बदलाव करे थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। हमें पता है 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आते हैं, 3 लिस्ट आर दियर। वन इज यूनियन, सेकंड इज स्टेट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो एजुकेशन, ये सब्जेक्ट्स को याद रखना। एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, फिर याद रखना वेट वेट्स एंड मेजर्स, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उसके बाद
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स अभी एक्सेप्ट हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। ये जो सब्जेक्ट थे ना, ये स्टेट पहले स्टेट लिस्ट में थे बिफोर 1976। ये जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में थे, बट वो ट्रांसफर करके कहाँ पे ट्रांसफर करे उन्होंने, तो कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट में पावर किन के पास होती है? सेंटर एज वेल एज स्टेट, दोनों के पास। ओके, अभी और क्या इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 257 सब क्लॉज ए को ऐड कर दिया था। तो यहां पर उन्होंने कहा कि सेंटर, अगर सेंटर को लगा ओके कि किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ गई है, ओके, तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए सेंटर सेंट्रल सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है। सेंट्रल फोर्सेस मतलब अपनी बीएसएफ, ओके, आईटीबीपी, ये वाली से बाकी सभी आते हैं सेंट्रल फोर्सेस में। ओके, यहाँ पर एक और है, देखो, कोरम लगता है अगर पार्लियामेंट बिठाना है तो 1/10। ठीक है, 1/10 तो टोटल जो मेंबर्स रहते हैं उससे 1/10 तो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर चालू हो जाती है। बट यहाँ पे 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो वहां पर ये अबोलिश कर दिया था। ठीक है, अबोलिश कर दिया था, बाद में ये रिस्टोर कर दिया फिर से। उसके बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रियम्बल अभी तक अमेंडमेंट हुआ है या नहीं। तो प्रियम्बल वाज अमेंडेड, प्रियम्बल अभी तक फर्स्ट टाइम एक बार अमेंड हुआ था, और फर्स्ट टाइम प्रियम्बल वाज अमेंडेड इन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, काफी मतलब ठीक है, तो प्रियम्बल में क्या क्या ऐड किया है इन्होंने, तो प्रियम्बल में ऐड किया है, प्रियम्बल में ऐड किया है सोशलिस्ट, सिक्युलर, ओके, और जो पहले यूनिटी वर्ड था ना, तो ये वर्ड चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऐड कर दिया है। मतलब सोशलिस्ट, सिक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स नए ऐड करे थे। और अभी एक और काम किया था उन्होंने, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करे थे। ठीक है, वो 11वां 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जब हुआ था तब ऐड किया है। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसके लिए एक कमेटी बिठाई थी, उस कमेटी का नाम है स्वरण सिंह कमेटी। ठीक है, अभी देखेंगे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर हुआ है आर्टिकल 38, अंडर द आर्टिकल 38 को ऐड किया है, और यहाँ पे मेंशन किया था कि स्टेट को सिक्योर करना है, प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ पीपल। इन्होंने रिमूव कर दिया था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, जो कि फंडामेंटल राइट था, और किससे रिलेटेड था ये, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी रिलेटेड था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, बट इसे क्या कर दिया, इसे रिमूव कर दिया, और इसे अंडर द आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए में लीगल राइट बना दिया है। अगर अभी क्वेश्चन पूछा हमें प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट अंडर अंडर द आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए। ओके, एंड एक और आर्टिकल रिमूव कर दिया था, वो है आर्टिकल 31, और 31 की जगह पे उन्होंने लाया था 31 सब क्लॉज 1। ओके, मतलब सॉरी, आर्टिकल 31 सब क्लॉज, इसको रिप्लेस करके उन्होंने डाला था आर्टिकल 300 ए। ओके,
और यहाँ पर उन्होंने कहा था कि मतलब इसी आर्टिकल को एक्सटेंड करा है इन्होंने, आर्टिकल 30 सप्लॉज ए को, ये जो लीगल राइट था ना प्रॉपर्टी का, नो पर्सन शाल, मतलब देखो पहले प्रॉपर्टी थी, ये एक फंडामेंटल राइट था, बट बाद में इन्होंने लीगल राइट बना दिया अंडर द आर्टिकल 300 ए। ओके, जो आर्टिकल 31 में कुछ प्रोविजंस थे ना उसको उन्होंने रिमूव कर दिया, और जो प्रोविजंस इंपॉर्टेंट थे इसमें ऐड कर दिए हैं आर्टिकल 300 ए में। और वो प्रोविजंस कौन से थे? तो वो प्रोविजंस है कि नो पर्सन शाल डिप्राइव्ड डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ओके, सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉ के अलावा कोई भी उसकी प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता, ठीक है। और लॉ भी कब ले सकता है कि जब लोगों का मतलब वेलफेयर की चीज आती है या फिर नेशनल इंटरेस्ट आएगा तभी वो लैंड ले सकते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज इन इंडिया, हाउ मेनी ऑफ अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2018-19 में हुआ था, तब ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 338 सब क्लॉज बी में ऐड, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टैब्लिश हुई थी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर। नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन एक एक तो एक ये स्टेचुटरी बॉडी भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। नेशनल लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ओके, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, और यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा के जो भी कंप्लेंट्स है ना उसे एड्रेस किया जाता है। और इसके हेड कौन होते हैं? तो इसके हेड होते हैं रिटायर या फिर सर्विंग जज, और ये गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों को भी कवर करते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन कौन कौन से काम करता है, ठीक है। तो मतलब इसके नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन पर मतलब ऐसे 3 या 4 स्टेटमेंट बनाएंगे कि यहाँ पर इसके रिटायर या सर्विंग जज हेड होता है। ओके, गुड्स या सर्विस है ना, तो यहाँ पे सिर्फ गुड देंगे या और सर्विस नहीं देंगे, इस तरह का एक ट्रैप सेट कर सकते हैं। ओके, फिर मोर देन 1 करोड़, के जो कंप्लेंट्स है तो मोर की जगह पे लेस कर सकते हैं। तो इस तरह के ट्रैप्स वो सेट कर सकता है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है ओनली वन, वो भी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे 37। विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, फाइनेंस बिल और मनी बिल के बारे में काफी बार क्वेश्चंस पूछे हैं, काफी बार हमने डिस्कस किया है। कौन सा, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? In the case of disagreement between Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but joint sitting become necessary for finance bill. देखो यहाँ तक स्टेटमेंट सही है, यहाँ तक पूरा स्टेटमेंट सही है, बट ज्वाइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी, नेसेसरी ही होता है। देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, ज्वाइंट सिटिंग हमें पता है आर्टिकल 108 में। ओके, ऑस्ट्रेलिया से हमने ये प्रोविजन बोरो किया है।
When the Lok Sabha transmit money bill to Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendation. हमें पता है ये स्टेटमेंट सही है. 14 डेज के लिए ये राज्यसभा में होता है. ओके. When the Lok Sabha transmit finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. तो ये स्टेटमेंट दोस्तों सही है. ठीक है. क्योंकि फाइनेंस बिल जो रहता है इट ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिल, although they deals with fiscal matter but it treated as ordinary bill. ओके. तो अभी आंसर क्या आएगा? ओनली टू, ऑप्शन बी. हाँ. 38. Consider the following statement. Once the central government notify an area as a community reserve. ओके. कम्युनिटी रिजर्व अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया तो ये चार स्टेटमेंट से कौन कौन से करेक्ट है? पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. अभी मुझे बताओ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है इस लैंड को, तो एग्रीकल्चर हो पाएगी वहां पे? अलाउ करेंगे वहां पे? अगर अलाउ ही करना है तो फिर एक्ट क्यों बनाएंगे वो? ये तो गलत होगा. पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट. तो ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है. हंटिंग इज नॉट अलाउड. सही बात है, हंटिंग अलाउड इसलिए तो वो कमेटी बनाई है, इसलिए तो कम्युनिटी रिजर्व बनाया है इन्होंने. ओके. स्टेटमेंट वन. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द ग्रोविंग authority of such forest. Chief wildlife warden of the state become the governing authority of the such forest. तो देखो ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है. यहाँ अभी याद रखना, ये जो कम्युनिटी रिजर्व है इट कम्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ओके. और यहाँ पर एक कमेटी फॉर्म की जाती है, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी. और ये कमेटी मैनेज करने का काम करती है. ठीक है, गवर्निंग अथॉरिटी वैसा कुछ नहीं है, मैनेज करने का काम करती है. तो आंसर क्या आएगा? ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट. तो बी इज द करेक्ट आंसर. अभी क्वेश्चन नंबर 36. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है, आखिरी से पढ़ेंगे. व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट within which he or she has to declare his own asset. जब बिल इज इंट्रोड्यूस किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट. तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट गलत है. इलेक्शन फॉर, देखो इसके पहले भी मैंने कहा था डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का ट्रैप आएगा और ये उसी ट्रैप पे बेस्ड क्वेश्चन है. इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन डिसॉल्व्ड इलेक्शन. तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता. ओके. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है, ये ऑलरेडी देखा है हमने. ठीक है. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all the acts done by him or her in the performance of duty of his or her office of President before the date of declaration become invalid. तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये वैलिड होते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. आंसर आएगा नन ऑफ द अबव. ठीक है. ओके. अभी कोई, ठीक है, एक बार फिर से प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है तो वो देखेंगे. देखो, राज्यसभा, लोकसभा. ओके. फिर स्टेट असेंबली. तो ये जो राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट असेंबली, फिर पुदुचेरी और दिल्ली, यहाँ के जो एमपीज होते हैं. ओके. एम सॉरी एमएलए, यहाँ के एमएलए और यहाँ के एमपीज जो इलेक्टेड है ना, वही वोट कर सकते हैं. ओके. नॉमिनेटेड का कोई काम नहीं रहता. ठीक है. और इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो आर्टिकल 61 में है, वहां पर क्या मेंशन है? तो राज्यसभा, लोकसभा के इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड एमपीज
वोट कर सकते हैं, ये इन लोगों का कुछ काम नहीं रहता वहां पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 39, with reference to scheduled area in India, consider the following statement. How many of the above statement are correct? The chief minister of the concerned state, scheduled area, chief minister of the concerned state are required to submit a report to the union home minister in the administration of scheduled area and state। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जो शेड्यूल एरिया, शेड्यूल अकॉर्डिंग टू फिफ्थ शेड्यूल, ये सब काम गवर्नर करता है। पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट, मतलब ये क्या करता है, स्टेट के जो असेंबलीज रहती है उनके पास दे देता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोअर इन द क्लस्टर एंड विलेज इन द ब्लॉक। ये स्टेटमेंट सही है। ओके, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया, ओके, शेड्यूल एरिया का लार्जेस्ट बताया उन्होंने। Within a state, the notification of an area as a scheduled area taken place throughout an order of the president, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये आर्टिकल 244 में मेंशन है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 41। अभी देखो इस तरह का जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलिमिनेशन, कोई भी ट्रिक काम नहीं करती। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज द धान्य कटन का which flourish as the prominent Buddhist center under the Mahasangikas located। तो ये ध्यान कटिकाज है ना, फ्लरिश इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा याद रखो, धान्य धन्य कटका कैपिटल है सातवाहना की, सातवाहना। और ये जो लोकेशन है बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंगिकाज, तो एक्चुअली देखो ये यहाँ पर एक बार देखो, गांधारा, तो गांधारा को ही अमरावती कहा जाता है, और ये प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में आता है। इसका आंसर यूपीएससी ने ऑफिशियल में दिया है, ऑफिशियल आंसर की में ए दिया है, आंध्र। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज धान्यकटाज वियर फ्लरिश एज द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंगिकाज लोकेटेड। तो देखो गंध गंध गांधारा, सॉरी फॉर दैट, गांधारा यहाँ पर, मतलब ये प्रॉपर लोकेशन गांधारा है। ठीक है, और ये गांधारा यानी कि अमरावती यानी कि प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। ओके, तो ऑफिशियल आंसर आंध्र दिया है, और ये जो धान्य कटाज है ये कैपिटल है सातवाहनाज की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। अभी देखो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, अभी काफी एस्पिरेंट ने इसे टिक किया होगा, ये भी गलत नहीं है। ओके, बट एग्जामिनर ने आंसर ये, मतलब यूपीएससी ने ये आंसर दिया है तो हमें वही मानना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42, with reference to ancient India, consider the following statement. The concept of stupa is Buddhist in origin। origin मैंने हमने कितनी बार तो डिस्कस किया है कि ये ओरिजिन आने के बाद गलत होता है, ये गलत है, ये प्री बुद्धिस्ट कंसेप्ट है। स्तूपा was generally a repository of relic, जनरल रिलीक, मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस है, सही बात है। स्तूपा was a votive and commemorative structure in बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। देखो कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि ऐसा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है उन्होंने कि स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कोमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ठीक है, और ये जो है ना, ये मेंशन किया है अवध अवधाना शतकाज, शतका अवधाना शतकाज। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू, ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 40, consider the following statement। Statement 1, Supreme Court of India has held in some
judgment that the reservation policy made under Article 16 subclause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 to maintain of efficiency of administration। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट सही है। उन्होंने क्या कहा है, देखो स्टेटमेंट की अरेंजमेंट भी देखो, सम जजमेंट दैट रिजर्वेशन पॉलिसी मेड अंडर, जो पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो लिमिट कर सकते हैं आर्टिकल 335। और क्यों लिमिट कर सकते हैं इसका भी उन्होंने बताया, फॉर मेंटेनेंस ऑफ इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अभी थोड़ा और इसमें ऐड कर लो। जो इंदिरा स्वानी वॉज यूनियन केस चल रहा था 1992 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था, वर्डिक्ट दिया था, रूलिंग दी थी कि रिजर्वेशन शुड नॉट बी एक्सीडेड 50%। ओके, बट एक्सेप्शन आर देयर फॉर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस। ये पॉइंट याद कर लेगा। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, देखो मैंने कहा था डिफाइंस एक क्या है, ट्रैप वर्ड है, इसको हटा दो। आंसर क्या आया अपना, एक फर्स्ट अगर सही है तो सेकंड गलत है, तो आंसर है सी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 43। अभी यहाँ पर देखो, विथ रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पुम्पुहार, मुचिरी वी आर वेल नोन फॉर। अभी देखो याद रखना, ओके, जितना ऑब्जर्व मैंने किया है आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर ऑप्शन में पोर्ट होगा तो आंसर 90% पोर्ट होता है। ठीक है, अभी तक 3 बार क्वेश्चन आए हैं इस तरह के, आंसर पोर्ट है, इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैंने बताया है। ओके, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, बट आपको आपको गेस लगा के आंसर अटेम्प्ट करना है तो इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो कोरकई कहाँ पे है, देखो कोरकई पांड्यास के टाइम पे था, तमिलनाडु, टुडेज तमिलनाडु। अभी पोम्पुहार जो है, इसे एक और नाम है कावेरी पटनम, पटनम, ड्यूरिंग द चोला टाइम पीरियड, ये कावेरी रिवर पे है। कहाँ पर है तो तमिलनाडु, तमिलनाडु। मुचिरी, मुचिरी मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट, केरला, ड्यूरिंग द चेराज इट वाज वेरी फ्लरिश्ड। ओके, तो नेक्स्ट टाइम कैन बी क्वेश्चन आज की ये पोर्ट्स है किन के रीजन में थे। ओके, या फिर करंट लोकेशन कहाँ पे है, इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जामिनर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वट्टाकिरुतल एज अ मेंशन इन संगम पोएम्स। वट्टाकिरुतल, ठीक है, देखो संगमा पोएम्स पे क्वेश्चन लास्ट टाइम था कि वॉर एथिक्स थे उनमें, वो उस तरह का एक क्वेश्चन था 2022 में हमने डिस्कस किया। किंग्स एम्प्लॉय विमेन बॉडीगार्ड, देखो इतनी सारी विमेन्स में अगर एक भी विमेन्स को बॉडीगार्ड की पोस्ट पे डाल दिया तो वो तो स्टेटमेंट सही होगा। तो ये एक्चुअली चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त इनके टाइम पीरियड में था। ओके, learned person assembled in the royal court to discuss the religious and philosophical matters। तो ये अकबर का इबादत खाना तो नहीं है, और हमें पूछा क्या है, प्रैक्टिस ऑफ वट्टा कीर्तल, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर द एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स। कितना मतलब एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, बर्ड्स को वो उड़ा रहे हैं, एनिमल्स को उनकी जो एग्रीकल्चर फील्ड है। ठीक है, बट ये इतनी नॉर्मल एक्टिविटीज है, इसके बारे में इतना कुछ मेंशन किया जाएगा क्या, फिर नहीं किया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज रहेगी उसके बारे में तो मेंशन किया जाएगा ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अभी लास्ट वाला देखो, अ किंग डिफीटेड इन द बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय द स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, इसे ही वॉर एथिक्स कहा जाता है। ये जो 2022 में था ना, यहाँ पे हमने ये देखा था, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 47 देखो, डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया हुआ है कि सोल आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ but also of rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sect। तो ये जो रिफ्लेक्ट है ये जैनिज्म से रिलेटेड है। ओके,
अभी क्वेश्चन नंबर 45, consider the following dynasties. How many above are dynasties established their kingdoms in early 8th century? टफेस्ट क्वेश्चन रहता है ये, ठीक है। अभी एनालिसिस करेंगे। होयसाला, तो होयसाला 1026 से लेकर 1343 तक इन्होंने शासन किया है, वो भी कर्नाटका रीजन में। इनकी कैपिटल क्या है? इनकी कैपिटल पहले थी बेलूर, बट बाद में इन्होंने शिफ्ट किया हलेबीडु में, हलेबीडु में। उसके बाद है गहादावला। ओके, तो गहादावला जो है 11 से लेके 13 सेंचुरी के बीच में इनका शासन था। राजपूत से यहाँ पर शासन करने वाले, और रीजन कौन था? तो वो था कन्नौज, यूपी और बिहार। काकतिया 12 से लेके 14 सेंचुरी। अभी इनके टाइम पीरियड में मोटोपोली पोर्ट फ्लरिश हुआ था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाज द रीजन। इनकी कैपिटल क्या थी? ओरुंगालू। ओके, ओरुंगालू, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। फिर है यादवा, तो यादवाज इस्टेब्लिश इन 9th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी, महाराष्ट्र वाले रीजन में, और कैपिटल है देवगिरी। तो कितने स्टेटमेंट सही है? एक भी नहीं है, तो आंसर डी इज द करेक्ट। Who among the following ruler of Vijayanagara Empire construct a large dam across Tungabhadra River and a canal cum aqueduct several kilometer long from the river to the capital city? तो ये देवराया वन इन्होंने किया था, जो कि संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। 1406 से लेके 1422 तक इन्होंने शासन किया था। ओके, अभी विजयनगर कब इस्टेब्लिश हुआ था? कौन सी चार मेन डायनेस्टीज है? कृष्णदेवराया ने, यहाँ पे टेम्पल कौन से थे? होयसाला, ये पूरा डिस्कस कर लिया है हमने। ओके, मल्लिकार्जुना ये 1440 से लेके 44 तक थे। अभी ये याद रखना, वीरा विजया, वीरा विजया इनके टाइम पीरियड में नुनीज नाम के ट्रैवलर आए थे। ओके, नुनीज नाम के ट्रैवलर आए थे। क्वेश्चन नंबर 49, Who among the following ruler of medieval Gujarat surrendered दीव to the Portuguese? तो ये कौन से महान व्यक्तित्व है? बहादुर शाह थे, ठीक है। इन्होंने सरेंडर कर दिया दीवू को। 1526 से लेके 1537 तक इनका शासन था, और ये सरेंडर किया इन्होंने 1535 में। अहमद शाह मुगल रूलर है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। महा महमूद, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में देखते हैं, मोहम्मद शाह, इसका एक और नाम है, वो है रंगीला। ये भाई साहब काफी रंगीले एक्टिविटीज करते थे। 19 से लेके 1748 तक इनका शासन था। ओके, और इन्होंने इनके ही टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग हिज रीजन, लाइक 1739 में नदीर शाह ने, जो अफगान का रूलर है, नदीर शाह, इनने इन्वेजन किया था दिल्ली पर। ओके, मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में 1739। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। लिटरेसी वर्क एंड ऑथर कौन है? ठीक है, तो देवी चंद्र गुप्ता, ये लिटरेसी वर्क किया था बाय विशाखा दत्ता। बिल्हाना इन्होंने लिखा है विक्रमानक देव, विक्रमानक देव चरिता, ठीक है। हमीरा महाकाव्य, इसके ऑथर है नाया चंद्र सूरी। और नागार्जुना इन्होंने लिखा है, देखो नागार्जुना
इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। नागार्जुना वॉज द फाउंडर ऑफ मध्यमिका स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है इस पर। और मिलिंद पन्ना, मिलिंद पन्ना ये एक्चुअली रिटन बाय नागसेना। ओके, नागसेना का एक बुक था, मतलब नागसेना इनका एक बुक था। उस बुक का नाम है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। इस पर ये मिलिंदा पाना, मतलब इसके अंदर वो मेंशन है। ओके। और फोर्थ पेयर है नीति वाक्य मित्रा। तो ये सोमदेवा सूरी। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो दो सही है, दो गलत है, आंसर है बी, ओनली टू। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है, उनका नाम याद रखना, विशाखा दत्त। तो ये लिखा था, रिटन बाय देवी चंद्र गुप्ता ने। ठीक है, तो देवी चंद्र गुप्ता, विशाखा दत्त। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट was the governor general of bengal designed as the governor general of india। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया है, ये पूछ रहे हैं हमें। तो ये कब बनाया था? ये बनाया था चार्टर एक्ट 1833 में। तो अभी हम क्या करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773, ओके, 1773 में चालू मतलब इनैक्ट हुआ था। तो वहां से लेके जो इम्पोर्टेंट एक्ट है ना 1833, वो पूरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स एक्ट देखेंगे, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 वाला, चार्टर एक्ट 1813 वाला भी देखेंगे। ठीक है, चलो पूरे डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट क्रिएट किया। कहाँ पे क्रिएट किया? कलकत्ता में क्रिएट किया। अभी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, अगर किसी को जानना ही है तो उसका नाम है इलीजाह इम्पे। ओके। उसके बाद देखो, फर्स्ट टाइम जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट कहाँ की पार्लियामेंट? ब्रिटेन की पार्लियामेंट, उन्होंने राटिफाई किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को और उनकी अथॉरिटी को विद रेस्पेक्ट टू इंडियन पोजेशन। ओके। थर्ड है गवर्नर जनरल अपॉइंट किया था, और चार काउंसिलर्स भी अपॉइंट किए थे। कहाँ पे? बंगाल में। ओके। और इसे ही बाद में जाके गवर्नर जनरल की काउंसिल बना दिया गया था। ओके, आफ्टर दैट, ओके, नॉट इन दिस टाइम पीरियड, आफ्टर। ओके। एक्चुअली यहाँ पे कैसा था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, वो उसके पास थोड़ी ज्यादा पावर थी एज कम्पेयर टू गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। और यहाँ पर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था बैंगलोर, बंगाल का? तो वो है वॉरेन हास्टिंग। ओके, तो ये भाई साहब थे। अभी उसके बाद हुआ पिट्स एक्ट। पिट्स एक्ट कब आया है? 1784 में। तो गवर्नर जनरल प्लस थ्री, मतलब थ्री गवर्नर जनरल और उसके हेल्प के लिए थ्री मेंबर्स, थ्री काउंसिलर्स, सॉरी। पहले कितने थे? गवर्नर जनरल प्लस फोर थे। ओके, बट एक की डेथ हुई थी, तो उन्होंने बाद में अपॉइंट किया ही नहीं उसको, तो वहां पे तीन ही कर दिए थे। ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे कहा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ज्यादा पावर थी, वो तो ये इस टाइम पीरियड में वो मतलब लिखा हुआ कहीं पे नहीं था, बट मानने वाली चीज थी। बट यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया था पिट्स एक्ट 1784 में कि जो बॉम्बे और मद्रास वाले जो गवर्नर जनरल है, वो बंगाल गवर्नर जनरल के
सबऑर्डिनेट है। ठीक है। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इस्टेब्लिश की थी फॉर कमर्शियल फंक्शन के लिए। कमर्शियल फंक्शन ये देखते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद जो पॉलिटिकल फंक्शंस है, पॉलिटिकल फंक्शन ये देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। कब बनाया था? पिट्स एक्ट के टाइम पीरियड में बनाया था। ओके। अभी पिट्स एक्ट के ही अंडर द पिट्स एक्ट 1785 में थोड़ा सा चेंज किया था इन्होंने। वो था ईस्ट इंडिया कंपनी को इम्पावर कर दिया था सिविल अथॉरिटीज इन मद्रास प्रोविजन। ओके। उसके बाद आया था चार्टर एक्ट। जस्ट मिनट। चार्टर एक्ट 1793। ओके। अभी देखो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ रिवीजन हो इसीलिए ये पूरा रिपीट रिपीट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर कोई इसको लिख रहा है तो प्लीज मत लिखो, क्योंकि अभी इतना हमारे पास टाइम है नहीं। ओके। तो चार्टर एक्ट 1793 इंस्टेड ऑफ लिखने से अच्छा ना एक दो बार आप सुन ही लोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। लिखोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, उतना टाइम है नहीं अपने पास। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, एक्चुअली इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल गई थी। ओके। ये घाटे में कैसे गई? यहाँ पे इतना करप्शन बढ़ गया था, तो जो ऑफिशियल्स थे ना वहाँ पे, वो अमीर हो रहे थे। ओके। उन्होंने तो प्रॉपर्टीज खरीद ली ब्रिटेन में। ओके। इतने टाइम पीरियड में, अभी तक ये 20 साल के टाइम पीरियड में काफी कुछ कर रहे थे ये। तो ये क्या हुआ कि ये इनके पास, ये तो मतलब इन पे काफी कर्जा आ गया, मतलब ये तो डूबने लगी थी। तो ये कर्जा मांगने गए यहाँ पे ब्रिटिशर के पार्लियामेंट में। ठीक है। तो उनको फिर बाद में समझ में आया कि यहाँ पे इलेक्शन, यहाँ पर काफी कुछ घपला चल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम कितना भी प्रॉफिट कमाओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कमीशन सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बट आपको 5 लाख पाउंड एनुअली देने पड़ेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है। आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें कोई लेना देना नहीं। यू हैव टू पे 5 लाख पाउंड हियर। ओके। ये जो स्टोरी थी, ये बैकग्राउंड की स्टोरी थी, मैंने बैकग्राउंड क्या चल रहा था वो बताने के लिए बताई थी। और पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन ने कहा था कि जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज है, कमर्शियल एक्टिविटी, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल एक्टिविटीज है उसको नेक्स्ट 20 ईयर वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ये इस एक्ट में मेंशन था। बट अप्रूवल मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि ये अपॉइंट जो ऑफिशियल्स थे ना वो करप्शन कर रहे थे। एक और जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, उनको अगर इंडिया को छोड़ के जाना है तो दे कैन नॉट गो विदाउट परमिशन। ओके। विदाउट परमिशन जा नहीं सकते, अगर गए तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इस एक्ट में। उसके बाद है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 का। यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पर जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो इंडिया के अंदर की खत्म कर दी थी। बट अभी इसे हम याद कैसे रहेंगे? चाय और चाइना, मतलब सिर्फ चाइना के अंदर चाय पर और बाकी के ट्रेड पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, सॉरी सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, मोनोपोली रख दी थी। बाकी इंडिया के ट्रेड पर क्या हुआ, वो मोनोपोली हटा दी थी, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे वाला फैक्ट यहाँ पर आया था। बाकी यूरोप में क्या चल रहा था,
यूरोप में काफी मार्केट मतलब यूरोप ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एमपीज थे वो ज्यादातर इंडस्ट्रियलाइज्ड, मतलब उनकी खुद की इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो खुद का बेनिफिट देखेंगे। उन्होंने उनको यूरोप में कुछ मार्केट नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो नेपोलियन बोनापार्टे जो था ना, वो उसने काफी कुछ गंद मचा दी थी यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोप में। तो वहां पे जो ब्रिटिश कंपनीज थी उनके गुड्स को ज्यादा डिमांड नहीं आ रही थी। ओके, तो उनको भी तो पैसा कमाना है। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी थी इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन और चाइना वो वाले एरिया में, तो वो हटा दी इंडिया वाली। ओके, तो इंडिया में अभी यूरोपियन कंपनीज भी आ सकती है। ठीक है, बट चाइना और चाय का जो ट्रेड है उसको एक्सेप्शन कर दिया, वहां पे इले ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली चलेगी अगले 20 साल के लिए। ठीक है, याद रखना, अगले 20 साल के लिए ये प्रोविजन बनाया था। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे काफी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं 1830 के एक्ट में। देखो, गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के काम कंपनी करेगी नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए। ओके, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना, वो सप्लाई करना, वो सब कुछ। और क्या करेंगे, कंपनी जो ऑफिशियल्स, जो ऑफिस जो ऑफिशियल्स थे ना, पहले अपॉइंट करती थी सिर्फ यूरोपियंस को, स्पेसिफिकली कहना है तो ब्रिटिशर्स को। बट अंडर दिस एक्ट इंडियंस को भी ऑफिशियल्स मेंबर, ऑफिस मतलब ऑफिशियल एज अ ऑफिशियल इलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी में अपॉइंट किया जा सकता था। ओके, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट यहाँ पे हुआ है, वो है 1 लाख रुपी स्पेंड करने वाली है ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडिया एन्युअली। ओके, वो बात अलग है कि वो अगली 10 से 15 साल तो कुछ उन्होंने स्पेंड किए नहीं, उसके मतलब काफी रीजन है। ओके, वो कभी बाद में पढ़ेंगे हम। अभी आ जाता है उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, जिसे सेंट हेलेना एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कहा जाता है। अभी इसे सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो जो सेंट हेलेना आइलैंड था ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रांसफर करके क्राउन के हवाले कर दिया था। ओके, अंडर दिस एक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो, हमने पढ़ा था 1813 में चाय और चाइना 20 साल के लिए वो मोनोपोली दी थी, अभी वो भी खत्म कर दी। ठीक है, मोनोपोली खत्म कर दी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट इस्टेब्लिश की और उसके पास सिविल प्लस मिलिट्री पावर दे दी। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी व्यक्ति ने सती प्रथा का जो एक्ट है, सती प्रथा बैन कर दी थी। ओके, इसने बैन कर दी थी, बट सती प्रथा के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल तो राजा राम मोहन राय और बाकी के जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने किया था। ओके, फिर कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी उसको खत्म कर दिया था। अभी ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई थी। अभी एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, उन्होंने अटेम्प्ट टू सिविल सर्विसेज, मतलब मेरिट बेस मॉडर्न सिविल सर्विस ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करने का रिकमेंडेशन दिया था। किसने दिया था, तो वो दिया था मैकाउलेज ने। ओके, मैकाउलेज ने दिया था, अंडर हिज मैकाउलेज। देखो, इसी एक्ट ने स्लेवरी को खत्म कर दिया है, स्लेवरी एंडेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, और एक इवेंट हुआ है, इंडियन लॉ कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी 1833, एंड
was the first chairman of Indian Law Commission? वो तो वो था मैकाउले। ओके, मैकाउले था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू जननी जननी सुरक्षा योजना, जो कि 100% सेंट्रल स्पॉन्सर है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का पार्ट है। ओके, तो इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ, ये ऑफ वाला स्टेटमेंट गलत है। सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा सही होते हैं। इज द रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ये स्टेटमेंट सही है। एम हमेशा सही होता है, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। इट्स ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव हमेशा सही होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। अभी देखो आगे पढ़ना है। इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट अप टू 1 ईयर ऑफ एज। अभी देखो अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 1 ईयर के आगे वाला। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है जननी जननी शिशु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी सुरक्षा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंदर आता है। ओके, अभी यहाँ पर ही नाम देखो, नाम अगर इसको जननी सुरक्षा मतलब मदर की सुरक्षा हो रही है यहाँ पर। और मदर की सुरक्षा यहाँ पे जो है ना, न्यूनेटल मोर्टेलिटी अमंग द पुअर, मतलब जो बर्थ होने से बाद ही जो उस बेबी की डेथ होती है ना, उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो भी जननी की सुरक्षा में ही आ जाता है। बट ऑप्शन 4 में उन्होंने ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक इन्फेंट अप टू 1 ईयर, 1 साल के बाद वाला, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है, क्योंकि वो आता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। ओके, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। अभी क्वेश्चन नंबर 53। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ components used in automobile and aircraft। Carbon fibers used in the manufacturing of component used in automobile and aircraft। ठीक है, हो सकता है कार्बन फाइबर्स यूज हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में कितने सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, एक में भी अगर थोड़ा परसेंट के लिए भी यूज किया तो हो सकता है। कार्बन फाइबर्स वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दे कैन बी रिसाइकल। ओके, question number 52। Consider the following statement in context of intervention being undertaken under Anemia Mukt Bharat strategy। Anemia Mukt Bharat strategy, how many statements are correct? It provides prophylactic calcium supplement for preschooling children, adolescents, and pregnant women. It runs a campaign for delay core clamping at the time of childbirth. It provides for periodic deworming of children and adolescents. Providing periodic. सही है। It addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis। तो दोस्तों इसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है। इट प्रोवाइड कैल्शियम नहीं है, यहाँ पर है आयरन एंड फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। अभी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है अनीमिया के बारे में, तो याद रखना अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी, इनकी एक स्ट्रेटजी है, उसमें 6x6x6 ये स्ट्रेटजी है। इसका मतलब है 6 बेनिफिशियरीज, 6 इंटरवेंशंस एंड 6 institutional mechanism। ओके, तो दिस इज द स्ट्रेटजी।
क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 है ना, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटो ओके एक्सेलरेटोमीटर रिक्वायर्ड। पहले तो एक्सेलरेटोमीटर होता क्या है? तो एक्सेलरेटोमीटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल फोर्स बाय चेंज इन मोशन इनटू इलेक्ट्रिक करंट को। अभी ना ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एयर बैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। बराबर है ना भाई, इंस्टेंटली ओपन नहीं हुए तो क्या करना है फिर? तो ये स्टेटमेंट सही है। एक्सेलरेशन का फैक्टर आया ही वहां पर भी, क्यों? मैकेनिकल फोर्स कन्वर्ट क्या हो रहा है इलेक्ट्रिकल करंट्स में। डिटेक्शन ऑफ accidental free fall of laptop toward the ground which result in the immediate turning of the hard drive। ये भी स्टेटमेंट सही है। ओके, लैपटॉप है, गलती से आपके हाथ से गिर गया है, और उसके अंदर की जो हार्ड ड्राइव है वो इमिडिएटली क्या होती है, टर्न ऑफ होती है। तो ये एप्लीकेशन एक्सेलेरोमीटर का है। ओके, ये फंक्शन एक्सेलेरोमीटर करता है। डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन। ओके, आप अगर मोबाइल घुमाते होंगे ना, वो लैंडस्केप पे आता है, पोर्ट्रेट पे आता है, ये तो ये किसका फंक्शन है? तो ये भी एक्सेलरेटर का ही फंक्शन है। तो दो तीनों भी एप्लीकेशन से, देखो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, ऊपर से साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो हमेशा ऑल ऑफ द अबव रहते हैं। ओके, हमेशा मतलब 90% तो ऑल ऑफ द अबव रहते हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। With reference to the role of biofilter in recirculating aquaculture system, consider the following statement। रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर मतलब फिश का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, मतलब फिश। ओके, तो रिसर्कुलेशन मतलब एक ही चीज को रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह का कुछ तो होगा। एक्चुअली ये जो सिस्टम है इज इंडोर टैंक बेस्ड सिस्टम अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एंड हाई डेंसिटी फिश प्रोडक्शन। ओके, तो बायोफिल्टर प्रोड्यूस वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फीड। और यहाँ पे कम जगह पे क्या कर रहे हैं हम? एक्वाकल्चर कर रहे हैं, तो ये तो होगा ही ना। बायोफिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। बराबर है, जो अमोनिया छोड़ रहे हैं उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट सही है। बायोफिल्टर इंक्रीजेस फॉस्फोरस एज अ न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। ये गलत है। देखो, ये इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। ठीक है, देखो वही ट्रैप रहते हैं, इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज, ईस्ट की जगह पे वेस्ट। ओके, उसके बाद अभी तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आया ऑप्शन नंबर 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 57 है कि इन चार ऑप्शन में से किसके पास खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? ठीक है, किसके पास है दोस्तों? तो वो है जापान। जापान के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का नाम है क्वाजी जिनिथ। अभी बाकी कौन कौन से कंट्री के पास दे हैव देयर ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? सो यूएसए हैज देयर ओन, उसका नाम है जीपीएस, जो हम डे टू डे लाइफ में काफी यूज करते हैं। ठीक है, पहले मैं ग्लोबल लेवल के बता रहा हूँ आपको। ग्लोबल लेवल मतलब वो पूरा ग्लोबल कवर करते हैं। उसके बाद है रशिया। रशिया के इसका नाम है ग्लोनास। ओके, एंड चाइना हैज बाइडू। ओके, बाइडू, चाइना के पास बाइडू है। और यूरोपियन यूनियन के पास है गैलीलियो। इंडिया के पास भी एक है, तो इंडिया के पास जो है उसका नाम है नाविक, या फिर IRNSS। बट ये रीजनल कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि ये इंडिया और इंडिया के साइड वाला थोड़ा ही एरिया कवर करता है।
Okay. Question number 58. Ballistic missiles are jet propelled at subsonic speed throughout their fight, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of fight. तो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये दोनों स्टेट ये जो एक स्टेटमेंट में दो मिसाइल के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना, तो ये स्वैप है। देखो, जो क्रूज मिसाइल होती है दे हैव जेट propulsion at subsonic speed throughout their fight, and the ballistic missile are rocket powered only in the initial phase of flight। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अग्नि 5 is the medium range supersonic cruise missile, while BrahMos is the solid fueled intercontinental ballistic missile। तो यहाँ पर भी स्वैप किया है, अग्नि नहीं है, ब्रह्मो BrahMos is a medium-range supersonic cruise missile, while Agni 5 is a solid-fueled intercontinental ballistic missile। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्रूज मिसाइल विद इन अर्थ एटमॉस्फेयर यूज जेट propulsion, okay, and ballistic use in outer earth atmosphere and rocket powered। ठीक है, ओके। तो आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन एंड टू। अभी क्वेश्चन नंबर 56। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस एंड उसका डिस्क्रिप्शन। तो सिफेडीज ये है स्टार विद ब्रिटेन एंड डिम पेरियोडिकली है। नेबुला इज अ जायंट क्लाउड, अभी ये तो हमने पढ़ाई है एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट पेज के सेकंड पैराग्राफ में दिया है नेबुला के बारे में। और पल्सर, तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो पल्सर न्यूट्रॉन स्टार दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। ओके, तो आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 59। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्क्यूरी पोल्यूशन। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। देखो, गोल्ड माइनिंग जब कर रहे हैं हम, कितने तो मतलब कितनी सारी एक्टिविटीज होती है, अगर उस एक्टिविटीज में 0.005% भी पोल्यूशन हुआ तो कैटेगरी भी काउंट एज मर्क्यूरी पोल्यूशन। ये स्टेटमेंट सही है इस लॉजिक के साथ। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्क्यूरी पोल्यूशन। विश्व में कितने तो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उसमें से एक में भी अगर 0.1% मर्क्यूरी पोल्यूशन हुआ, दैट इज द स्टेटमेंट करेक्ट। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ मर्क्यूरी। देखो भाई, इंडिया खुद की सेफ्टी के लिए तो कुछ ना कुछ बनाएगा, सेफ लेवल ऑफ एक्सपोज ऑफ मर्क्यूरी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ओके। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर बी। अभी ना जस्ट एक नोट याद रखो दोस्तों। अब हम लोग जो लॉजिकल एलिमिनेशन करते हैं, ट्रिप्स सॉरी ट्रिक्स यूज करते हैं, ओके, कुछ टिप्स भी लेते हैं, तो ये आप जब तक इस पीवाईक्यूज को ना सॉल्व नहीं करोगे ना, ओके, बार बार रिपीटेडली रिवाइज नहीं करोगे ना, तो ये आपको ना एग्जाम टाइम में मतलब ये ट्रिक्स उतनी हेल्पफुल नहीं रहेगी। क्योंकि कैसे रहता है कि ये आपका जो हमारा जो यूपीएससी का पेपर रहता है वो मतलब जैसे क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन, मतलब वो काफी डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक्स को अगर आप हर प्रैक्टिस जितना पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको मतलब हैबिचुअल हो जाओगे आप। नहीं तो फिर सीधा सिर्फ ट्रिक्स पढ़ के जाओगे तो इट्स नॉट वर्किंग इन दैट वे। ओके, क्वेश्चन नंबर 61। अभी यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है? यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। मिस्टर पोलैंड वॉज सो हंगरी दैट ही वेंट टू रशिया टू ईट भेल। ओके, तो
जस्ट मिनट। मिस्टर पोलैंड मतलब पोलैंड, हंगेरी, हंगेरी, रशिया, तीन हो गए। रशिया, उसके बाद सो, स्लो से हो, सो से होगा स्लोवाकिया। ओके, स्लोवाकिया के बाद हंगेरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, फिर रोमानिया, मोल्डोवा एंड बेलारूस। ठीक है, तो इस तरह से याद रखो। अगर ट्रिक हेल्पफुल हुई तो इससे याद रखो, या फिर किसी और ट्रिक से याद रखो। बट आंसर आया 3 और 6 रोमानिया। ओके, बट अभी तो ये यूक्रेन की फिर से नहीं पूछने वाले हमें। ठीक है, यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्री, बट ये पूछ सकते हैं हमें यूक्रेन की बॉर्डर, सी बॉर्डर्स कौन कौन सी है। तो ब्लैक सी, यूक्रेन शेयर हिज सी बॉर्डर विथ हुम, तो कौन से सीज के साथ, तो है ब्लैक सी, दूसरी है सी ऑफ एजो, या फिर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि सी ऑफ एजो के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है। तो यूक्रेन एक है, ये हमें इलिमिनेशन करने के लिए हेल्प होगी, या फिर ब्लैक सी। और ब्लैक सी की ट्रिक क्या है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आंसर क्या आया, ओनली 2 इज द करेक्ट। विद रेफरेंस टू ग्रीन हाउस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्रीन हाउस के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इस, करेक्ट। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस, सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन, सॉरी फॉर दैट, ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन यूज टू directly as a fuel for internal combustion. It can be blended with natural gas and used as a fuel for heat or power generation. Can be used in the hydrogen fuel cell to run vehicles. देखो कैन वाली पॉसिबिलिटीज 90 टाइम बराबर होती है, 10 बार 10% वो गलत हो सकती है, बट 90% के पास साथ जाने वाले तीनों भी स्टेटमेंट सही है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑन ऑल थ्री। ओके, तो आज का आखिरी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, पहले ना इंसोलेशन को समझते हैं। इंसोलेशन मतलब क्या होता है कि जो सोलार रेडिएशन सन से आ रहे हैं ऑन अर्थ, और सोलार रेडिएशंस विच रिसीव्ड ऑन अर्थ कहा जाता है इंसोलेशन। रिसीव्ड एट इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स, तो ये 10 टाइम्स सही है, 5 टाइम्स दैट रिसीव्ड एट द पोल। ठीक है, और हमने बोला था कि हमने पढ़ा है कि 10 टाइम्स 5 टाइम इस तरह के ट्रैप्स होंगे, डेटा ट्रैप्स तो होंगे। अगर सेवरल टाइम्स यूज किया रहता तो ये स्टेटमेंट सही होता था। ओके, इंफ्रारेड रेड कंस्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन, तो 2/3 ऑफ इंसोलेशन नहीं है, यूयूवी रेज एंड विजिबल रेज है। तो ये दोनों भी गलत है, ये भी गलत है। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर्स, ठीक है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। देखो पूरा स्टेटमेंट देखो, इंफ्रारेड वेव आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर्स, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है लोअर एटमॉस्फेयर में। तो ये स्टेटमेंट सही है, पूरी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दी है, डिफाइन किया है पूरा इस स्टेटमेंट ने एटमॉस्फेयर, इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर को। और अभी बचा था डी, इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। तो इट इज इंफ्रारेड वेव्स नॉट पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, ये याद रखना पॉइंट। नेक्स्ट मे बी कैन, मे भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे याद रखना है इंफ्रारेड वेव्स मोर देन 700 नैनोमीटर एंड विजिबल हैज 400 to 700 नैनोमीटर। इंफ्रारेड वेव्स की दे हैव लॉन्गर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी,
एक याद रखना, इक्वेटर पे इक्वेटर रिसीव मोर डायरेक्ट सनलाइट देन पोल। ओके, पोल, ठीक है, पोल पे जो सनलाइट आती है ना वो स्प्रेड होती है, इक्वेटर पे ये सीधा इस तरह से आती है। ओके, ये मतलब इक्वेटर पे जो सनलाइट है ना वो ज्यादा एरिया कवर नहीं करती, बट पोल पे एरिया ज्यादा कवर करती है, बट जो डायरेक्ट सनलाइट रहती है ना वो क्या हो रही है, डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर पे ज्यादा रिसीव हो रही है, क्योंकि वो आजू बाजू नहीं जा रही है ना, स्प्रेड पोलार रीजन पे स्प्रेड हो रही है। ओके, तो सबसे ज्यादा सनलाइट कहाँ पे रिसीव होती है, इक्वेटर पे। ओके, तो ये कंसेप्ट याद रखना। ठीक है, तो अभी बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट या फिर कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद।